हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम संडे के जो मैराथन क्लास होते हैं एक सप्ताह के, उसको हम कल नहीं ले पाए थे। इस वजह से कल के करंट अफेयर क्वेश्चन को आज करेंगे, यानी संडे के रिवीजन को आज करेंगे, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन मिल जाएगा पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। तो लगभग आप सभी हमारे साथ 40 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम पूरी व्याख्या के साथ जो है 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, तो लोग क्लास लंबी हो जाएगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 40 मिनट तक हमारे साथ बने रहेंगे। जो आज का क्लास है, यानी कि जो 30 दिसंबर का क्लास है, इसको हम कल कर लेंगे, यानी कि 31 दिसंबर को कर लेंगे। और जो 31 दिसंबर का और 30 दिसंबर का दोनों एक ही साथ करेंगे कल, यानी कि 31 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। हाल ही में क्रिस्टिन फ्रस्टोडोटिर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जिस प्रश्न में व्याख्या देने लायक होगा उसमें मैं व्याख्या दूंगा, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा। ठीक है, क्रिस्टिन फ्रस्टोडोटिर ये किस देश की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो आइसलैंड की बनी है। इनकी पार्टी का नाम आप याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मदन लोकुर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। इसके वर्तमान अगर पूछे महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। और यूएनओ की एक परिषद है, या कह सकते हैं काउंसिल है, जिसका नाम है संयुक्त आंतरिक न्याय परिषद। इसमें जो है 5 सदस्यों की नियुक्त करी गई है। किसके द्वारा? एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा करी गई है, जिसका इस जो ये 5 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया है, जिसे कहते हैं संयुक्त आंतरिक न्याय परिषद, जिसमें 5 सदस्य नियुक्त हुए हैं। इसका अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो मदन लोकुर को बनाया गया है, और 4 साल के लिए ये अध्यक्ष बने हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 79वां सत्र चल रहा है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है फिलेमोन यांग को, और ये कहाँ के हैं? कैमरून देश के हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसने प्रदान किया है? तो यह सम्मान दिया गया है कुवैत के द्वारा। किसको दिया गया है? तो पीएम मोदी जी को दिया गया है। 43 वर्षों से, मतलब 43 वर्षों में पहली बार अगर पूछे कि कुवैत जाने वाले पीएम कौन बन गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन गए हैं। 43 साल पहले कौन गया था? तो इंदिरा गांधी जी गई थी। और कहाँ गई थी? तो कुवैत गई थी। ठीक है, तो तब से जो है कोई नहीं गया, और तब से 43 साल बाद कौन गए हैं? पीएम मोदी जी। तो कुवैत ने अपना सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है मुबारक अल अली नहीं है, अल कबीर सम्मान, जो है किसे प्रदान किया है? तो पीएम मोदी जी को प्रदान किया है। और अब तक मोदी जी जो है लगभग जो है 20 सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं विभिन्न देशों के। और यहीं पर पीएम मोदी जी ने हल्ला मोदी कार्यक्रम भी शुरुआत करी है। कहाँ पर? कुवैत में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि यहीं पर मोदी जी ने 26वां अरेबियन गल्फ कप का भी आयोजन किया है, मतलब कि इसमें शुरुआत करा है, संबोधित करा है। और इसका भी अगर पूछे शुरुआत कहाँ हुआ है, तो कुवैत में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। अंडर-19 T20 महिला एशिया कप, इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ हुआ है? मलेशिया में हुआ है। विजेता भारत बना है, उप विजेता जो है बांग्लादेश। और मैन ऑफ द सीरीज कौन बनी है? तो गोगुंडी त्रिशा बनी है। पांचवा प्रश्न है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। यानी कि किस राज्य में 2023 में वन जो है अधिक लगाए गए हैं, यानी कि तेजी के साथ वृद्धि किया है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इस या कहें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यह जो है 18वें क्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कहाँ से? देहरादून से करी गई है। और यह कब से प्रस्तुत करी जा रही है? तो 1987 से। जारीकर्ता कौन है? तो यह रिपोर्ट जो है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी ने। और ये इसमें बताया गया है कि भारत का जो वन और वृक्ष क्षेत्रफल है कुल कितने हैं? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। अब पूछे कि कुल भूमि का कितना है, तो मान लीजिए भारत अपने आप में 100% है। 100% का जो है भारत पर 25.17% जो है
क्षेत्रफल वन और वृक्ष हैं, ठीक है। तो 100% का यानी कि 25% पर वन और वृक्ष हैं। जिसमें अगर पूछे सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है NH-44 पर बायोमिमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। NH-44 पर भारत का पहला बायो बिटुमेन सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, तो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। इसका उद्घाटन अगर पूछे कौन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन श्री नितिन गडकरी जी ने करा है। और ऐसा क्यों किया गया है, मतलब ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके और जो खेतों में पराली निकलती है उसी से जो है यह फसल अपशिष्ट से निर्मित सड़क बनाया गया है, जिसे बायो बिटुमेन मार्ग सड़क भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो पराली निकलती है जिसे हम गांव में पैरा बोलते हैं, उससे जो है सड़कों का निर्माण कहाँ किया गया है, नागपुर महाराष्ट्र में। 7वां प्रश्न हमारा है हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पर हुई है, तो यह जैसलमेर में हुई है। जैसलमेर राजस्थान में। GST जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। और इसके बाद अगर पूछे GST से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 246A है। वहीं अगर पूछे GST को पूरे भारत में कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। GST अगर पूछे कि समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। GST कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि GST काउंसिल के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 279A अनुच्छेद है। और GST के लिए 246A है। अगर पूछे GST जो काउंसिल है इसका कार्य क्या है, तो GST दर निर्धारित करना। GST दर यानी कि जैसे 2% GST दर है, 6%, 8%, 12%, 18%, 28%, तो ये कौन निर्धारित करता है, तो GST काउंसिल निर्धारित करता है। अभी जो है GST काउंसिल की जो है अध्यक्षता किसने करी है, तो वित्त मंत्री जी ने, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने 55वीं बैठक जो है GST काउंसिल की, इसकी आयोजन कहाँ करी है, तो जैसलमेर राजस्थान में करी है। तो GST काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ हुई है, जैसलमेर राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि कुछ जानवर इधर से दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में गए और यहाँ से इस राष्ट्रीय उद्यान में आए, तो इसी को कहा जाता है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसे एशियाई गिर शेरों का जोड़ा मिला है, तो किसे जो है एशियाई गिर शेरों का जो है जोड़ा मिला है, तो गुजरात से यह किसे मिला है, मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है यह किसके बीच हुआ है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है। यानी कि गुजरात के जूनागढ़ से भोपाल में जो है क्या गया है, बब्बर शेर जो है गया है, ठीक है। तो किस वन विहार में अगर पूछा गया है, तो वन विहार नेशनल पार्क में गया है, जो कि मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो गुजरात से कहाँ गया है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 22 दिसंबर को मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है, तो श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है 22 दिसंबर को, इसलिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है गणित, नवाचार और प्रकृति का पुल है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 2012 में मनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक किसका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह पुस्तक है डॉक्टर दीपा मलिक का। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ब्रिक इट ऑन पुस्तक किसका है, तो यह इसके लेखक हैं डॉक्टर दीपा मलिक। ये एक पैरा एथलीट हैं और इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भारत के लिए शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता था। तो इन्हीं की प्रेरणा पर यह पुस्तक आधारित है, जो इन्होंने खुद लिखा है, ब्रिक इट ऑन। ये पुस्तक आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मतलब डे का देखते हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉप टैग का आयोजन कहाँ किया है, तो इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा, कोच्चि में किया गया, ठीक है। तो हॉप टैग समुद्री अभ्यास अगर पूछे किसके बीच होता है, तो यह तटरक्षकों बल का अभ्यास है। किसके बीच हुआ है, तो यह हुआ है इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो कोच्चि में किया गया है, जो तेल वगैरह रिसाव होते हैं समुद्र में उसको रोकने के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर अभी हस्ताक्षर किसने किया है, तो मालदोवा ने करा है।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब होती है? इसका गठन किया जाता है 2015 में, जब COP21 का आयोजन किया जाता है फ्रांस के शहर पेरिस में। ठीक है, तो यहीं पर भारत के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इन दोनों ने मिलकर ISA की स्थापना करी थी। ठीक है, कब? 2015 में। इसका अगर पूछे मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। अभी जो है ISA में 104वां देश कौन जुड़ा है? तो 104 नंबर का जुड़ा है आर्मेनिया। अभी जो है ISA पर के रूपरेखा पर समझौते पर हस्ताक्षर किसने करा है? तो यह किया है मालदोवा ने। ठीक है, IDFC, फर्स्ट बैंक और हुरन इंडिया की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राधा किशन दमानी को मिला है। किस सूची में? तो 200 स्वनिर्मित उद्यमियों में, मतलब कि जो खुद से अपने बल पे जो है क्या बने हैं? उद्यमी, यानी करोड़पति बने हैं। ठीक है, तो टॉप 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में अगर पूछे कि टॉप पर कौन है, तो राधा किशन दमानी जी हैं, जो खुद से बने हैं। ठीक है, और इनकी कंपनी का नाम है डीमार्ट, कंपनी के संस्थापक है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है? दीपिंदर गोयल है, और इनकी कंपनी का नाम है जोमेटो। और सबसे कम उम्र के टॉप पर कौन बने हैं? तो कैवल बोहरा बने हैं, और इनकी कंपनी का नाम है जेप्टो। और यह सूची कौन जारी किया है? तो IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक और हुरन इंडिया, इन दोनों ने मिलकर यह सूची जारी करी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है दिल्ली। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला पहला भारत का एयरपोर्ट बन गया है। और इस दिल्ली एयरपोर्ट में 50% हिस्सेदारी किसकी है? तो यह है GMR समूह की 50% हिस्सेदारी है। हाल ही में इस्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $350 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? किस कार्यक्रम के लिए? तो इस्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने $350 मिलियन का समझौता किससे किया है? ADB के साथ किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंडिया और ADB, यानी भारत और ADB के साथ जो है समझौता किया गया है। किसको लेकर? तो इस्माइल योजना को लेकर किया गया है, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसमें ADB भारत को $350 मिलियन का ऋण देने वाला है। और अगर पूछे ADB के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो मसातो कांडा है। वो कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से कि चौधरी चरण सिंह अवार्ड, इसकी घोषणा जो है पहली बार करी गई है, और इसमें 4 व्यक्तियों को जो है चौधरी चरण सिंह अवार्ड प्रदान किया गया है। कितने व्यक्तियों को? तो 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, और पहली बार यह अवार्ड की घोषणा करी गई है। किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से कौन से व्यक्ति संबंधित है, उनके बारे में आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है 23 दिसंबर को, और 2024 में इसकी थीम रखी गई है अन्नदाताओं को मजबूत करना, इसकी थीम रखी गई है। तो इसमें पहली बार अवार्ड किसे मिला है, और इस अवार्ड की भी घोषणा पहली बार हुई है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर फिरोज, प्रीति सिंह और नीरजा चौधरी, इन चारों को जो है चौधरी चरण सिंह अवार्ड प्रदान किया गया है। 2024 में 5 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक नाम है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और ये भारत के 5वें PM बने थे, जो कि 1979 से लेकर 1980 के बीच में ये बने थे 1 साल के लिए। और इनकी जो समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया है? तो एक स्थान भारत का एक ही राज्य शामिल हुआ है। किसमें? तो गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में 2025 में शामिल हुआ है। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे विरासत स्थल है, तो इसे आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दिवंगत श्याम बेनेगल का संबंध किससे था? तो 3 व्यक्तियों को आपको याद रखना है कि 3 व्यक्तियों के भी हाल ही में मृत्यु हो जाती है, जिनमें से अगर बात करते हैं कि श्याम बेनेगल किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे फिल्म निर्माता से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो 3 लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें श्याम बेनेगल ये फिल्म निर्माता थे, इनकी उम्र थी 90 वर्ष। इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त हो चुका है, और इनकी 2 फेमस मूवी है, इसे भी आप याद रख लेंगे। और रोहन मीरचंदानी, इनकी जो है 42 वर्ष में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये उद्योगपति थे, और इनके जो है ग्रीक दही या इसे योगाट दही, ये इन्हीं के द्वारा बनाया जाता था। जोधैया बाई, ये कौन थी? तो ये बैगा आदिवासी कलाकार थी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो जाता है। 2023 में ये पद्मश्री से सम्मानित होती हैं।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र तोप खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा L&T कंपनी के साथ। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। K9 वज्र तोप यह जो है किसके साथ समझौता किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय ने L&T कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय ने 7,628 करोड़ रुपए किसको देने होंगे? तो यह L&T कंपनी को देने होंगे। और L&T कंपनी जो है 100 तोप जो है बनाने वाली है। कितनी? तो 100 तोपें बनाने वाली है। और इसका निर्माण कहाँ करेगी? तो पुणे महाराष्ट्र में करने वाली है। हाल ही में चर्चा में रहे डिंगा वायरस का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो युगांडा में देखा गया है। और इस वायरस से सिर्फ महिलाएं ही प्रभावित हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी? तो नेटवर्क जो ये होते हैं इंटरनेट नेटवर्क को बेहतर सुविधा अवेलेबल करवाने के लिए भारत ने एशिया को कनेक्ट किया और यूरोप से जुड़ा। ठीक है, तो किस योजना के तहत? अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना के तहत। और यह कहाँ से शुरू की गई है? तो चेन्नई और मुंबई से। ठीक है, चेन्नई और मुंबई से यह योजना शुरू करी गई है। आपको पता है कि ये हमारा दक्षिण भारत, तो इधर हो जाता है मुंबई और इधर हो जाता है चेन्नई। ठीक है, तो इधर से जो है एशिया से जुड़ा जाएगा और इस मुंबई से जो है यह यूरोप और जो है अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा जाएगा। किस योजना के तहत? तो केबल नेटवर्क परियोजना के तहत जुड़ा जाएगा। मैंने बता दिया चेन्नई के तहत जुड़ा जाएगा इंडिया एशिया एक्सप्रेस के माध्यम से, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आएंगे। और जो मुंबई के माध्यम से जुड़ा जाएगा इसका नाम रखा गया है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जिसमें सऊदी अरब, ग्रीस, मिस्र ये सभी देश जुड़ेंगे। और इन दोनों एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए भारत जो है केबल नेटवर्क परियोजना के तहत जब मतलब समुद्र में केबल लाइन बिछाने वाला है। और इस पर कंट्रोल किसका होगा? तो यह कंट्रोल होगा रिलायंस जियो का। और दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? लगभग तो 15,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में आईसेक वेलू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो टोंगा देश के चुने गए हैं। कहाँ के? टोंगा देश के चुने गए हैं। और टोंगा देश के राजा कौन है? तो टूफो 4 हैं। ठीक है, और यहाँ की राजधानी है नुको अलोफा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। NHRC जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में होता है। और इस बार इसके नवे अध्यक्ष बनाए गए हैं वी राम सुब्रमण्यम स्वामी। इनकी नियुक्ति करी गई है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इन्हीं के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू जी ने NHRC में 2 नए मतलब सदस्यों की नियुक्ति करी है। तो दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जितना उतना ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति के श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है S जयशंकर जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी को प्रदान किया गया है 2024 में, जबकि 2023 में वेंकैया नायडू जी को दिया गया है। और एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। यह किसकी पुस्तक है? तो यह विदेश मंत्री यानी S जयशंकर जी की पुस्तक है। 2 और अवार्ड याद रखना है कि फिक्की ड्रोन अवार्ड, यानी कि ड्रोन को अच्छी तरह से कंट्रोल कहाँ की पुलिस ने करा है? तो कर्नाटक पुलिस ने। तो फिक्की ड्रोन अवार्ड कर्नाटक पुलिस को दिया गया है। जबकि राष्ट्रपति पदक 2024 किसे दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। इस बार इसकी थीम रखी गई है आभासी सुनवाई, उपभोक्ता की न्याय तक पहुंच, इसकी थीम रखी गई है। जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रालेगनाओ बॉब खादिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंधन मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यह संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, बात है 1951 की। 1951 में तवांग घाटी पर जो है तिरंगा किसने फहराया था? तो तिरंगा फहराने वाले पहले व्यक्ति थे मेजर रालेगनाओ बॉब खादिंग। ठीक है, तो इन्हीं की याद में जो है तवांग घाटी में एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है मेजर रालेगनाओ बॉब खादिंग वीरता संग्रहालय। और इस संग्रहालय की देखभाल यानी कि मैनेजमेंट कौन करने वाला है? तो इंडियन आर्मी करने वाले हैं। इसका शुभारंभ अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक छौंक का संबंध किससे है? तो छौंक पुस्तक किसका है? अभिजीत बनर्जी का है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
छौंक पुस्तक किसे मिला है, मतलब यह किस पुस्तक किससे संबंधित है, तो यह पुस्तक है अभिजीत बनर्जी की। ठीक है, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब तक भारत में 2 ही व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो अभिजीत बनर्जी को 2018 में मिला था और अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। ठीक है, हाल ही में टेनिस स्टार डेनियल सेबलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है। डेनियल सेबलेव अगर पूछे किस देश से संबंधित है तो रूस से संबंधित है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वर्णिम भारत। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रिपब्लिक डे 2025 यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 2025 में, और इस बार इसकी थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है। और अनुमान है कि हो सकता है कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबिंतोनो, हो सकता है ये 2025 में हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने, ऐसी संभावना की जा रही है, अभी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन सा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पाकिस्तान है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मैच होंगे वा तो वो श्रीलंका में होंगे या फिर यूएई में होंगे। कहाँ पर, यूएई में, या फिर कहाँ होंगे, श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान में भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान में मैच नहीं खेलने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बात हो चुकी है। इस बार बात करते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन करेगा। पाकिस्तान के 3 शहरों में होगा, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, जो कि भविष्य में ये हमारे शहर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान ही हमारा है। ठीक है, बात करते हैं किस क्रम का, तो 9वें क्रम का है, और इसमें कुल कितने देश भाग लेने वाले हैं, तो 8 टीमें इसमें भाग लेने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित करा है, तो यह किया गया है यूएसए के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यूएसए के जो 47वें क्रम के राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी को, वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन्होंने बाल्ड ईगल को जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। ठीक है, हाल ही में सूर्य के अब तक के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो पार्कर सोलर प्रोब ने बनाया है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला उपग्रह बन गया है, और इसको नासा ने लॉन्च किया है। किसने, नासा ने, और नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और किस रॉकेट से, तो रॉकेट का नाम है डेल्टा 4, और सूर्य से कितनी दूरी पर गया है, तो 3.8 मिलियन मील से गुजरा है दूरी से, यानी कि सूर्य यहाँ पे है मान लीजिए, तो यह कितनी दूरी पर गुजरा है, 3.8 मिलियन मील से गुजरा है यह सैटेलाइट। ठीक है, जो कि अब तक के सभी देशों द्वारा छोड़े गए सूर्य के अध्ययन करने के लिए सबसे नज़दीकी से कौन गुजरा है, पार्कर सोलर प्रोब गुजरा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन और पीईओएम मिशन का संबंध किससे है, तो यह इसरो से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 2024 का लास्ट जो मिशन है इसरो का, जो लॉन्च किया गया है, जिस रॉकेट का नाम है PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 2 मिशन को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, इसरो ने। एक तो है स्पेडेक्स मिशन और दूसरा है POEM मिशन। यह जो है मौसम संबंधी उपग्रह है, और स्पेस में डॉपिंग यानी कि 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ देना, इसके लिए जो है स्पेडेक्स मिशन शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो अपने सभी सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 2024 में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो सही विकल्प हो जाएगा एम रघु। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में। इस बार इसका 86वें क्रम का है, ये आपको याद रखना है। पुरुष में पूछे कौन जीता है, तो पुरुष में जीते हैं एम रघु, और महिला में कौन जीती हैं, देविका सिहागा। ये पुरुष में कर्नाटक के हैं और देविका सिहागा हरियाणा की हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है, आधारशिला रखा गया है यह मध्य प्रदेश में। और कनेक्ट किसको करेगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को यह कनेक्ट करने वाला है यह परियोजना। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजना यह जो है बात करते हैं, पहली नदी जोड़ो परियोजना केन और बेतवा को शुरू किया गया है इन दोनों पर, यानी कि यहाँ से जो है केन नदी गुड़ेगी, मतलब गुजरेगी, और यहाँ से जो है बेतवा। तो केन जो है
मध्य प्रदेश की नदी है और बेतवा जो है उत्तर प्रदेश की है। तो इन दोनों को जो है कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि बाकी जो बीच का ये क्षेत्र पड़ता है बुंदेलखंड एरिया उत्तर प्रदेश का, इसमें जो है पानी की कमी को दूर किया जाएगा, जिसके लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के खजुराहो से शुरू किया गया है और इसकी आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। 25 दिसंबर को रखा गया है। 25 दिसंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन सरदार पटेल जी की जयंती होती है और वो सरदार पटेल जी चाहते थे कि भारत की सभी नदियों को आपस में कनेक्ट किया जाए और इसके लिए नाम दिया गया है अमृत क्रांति। तो पूछे किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ठीक है। और जिस पर जो है 90% का खर्चा कौन उठाने वाला है? केंद्र सरकार, और 10% का खर्चा कौन उठाने वाला है? राज्य सरकारें, ठीक है। और यहीं पर जो है मोदी जी ने एक और परियोजना शुरू करी है, ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना। इसकी भी शुरुआत पीएम मोदी जी ने करी है। किस जिले से? तो खांडवा जिले से, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो 25 दिसंबर को मनाया गया है। किसकी याद में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया गया है और इस बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती थी, ठीक है। तो 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस याद किसको किया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और ये देश के हमारे देश के 3 बार ये पीएम रह चुके हैं। एक तो रहे हैं 13 दिन के लिए, दूसरे कार्यकाल में 13 महीने के लिए और लास्ट काल यानी कि इनका जो तीसरा कार्यकाल था इसमें 5 वर्ष रहे हैं। और इन्होंने जो है 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी। तो संस्थापक पूछे कौन है बीजेपी के? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और 25 दिसंबर को भी महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी बर्थडे होता है और इन दोनों को साथ साथ में मालवीय जी को और वाजपेयी जी को दोनों को जो है 2014 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो 5 राज्यों में जो है नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। 5 के बारे में पढ़ लेते हैं। 5 राज्यों की नियुक्ति अभी किसने करी है? तो राष्ट्रपति जी ने करी है। अजय कुमार भल्ला जी को, इन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार का किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद आरिफ को बनाया गया है। मिजोरम का जनरल विजय कुमार सिंह को बनाया गया है। उड़ीसा का हरि बाबू काम्भमपति को बनाया गया है और केरल का किसे बनाया गया है? तो विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है। हाल ही में एमोल्ड डिस्प्ले तकनीकी के लिए अनुसंधान केंद्र किसने प्रारंभ किया है? तो अनुसंधान केंद्र ये कितने नहीं है, किसने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास में, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? मद्रास में। एमोल्ड डिस्प्ले यानी कि फ़ोन की जो डिस्प्ले होती है अच्छी क्वालिटी की होगी और जो LED TV होती है उसकी भी डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी की होगी, जिससे जो है चित्र और जो उसका दिखने में मॉडल होगा वो सभी बेहतरीन होगा। तो उसके लिए जो है एमोल्ड डिस्प्ले तकनीकी पर कार्य शुरू किया गया है, ठीक पर। और इसके लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास में किया जाएगा। और इसका फुल फॉर्म आप खुद पढ़ लेंगे एमोल्ड का। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, टाटा और DRDO के द्वारा, ठीक है। तो इसमें 3 लोग मिलकर एमोल्ड डिस्प्ले का निर्माण करने वाले हैं। वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो यह बिहार में होगा। कहाँ पर? राजगीर में। तो यह दूसरी बार जो है बिहार में आयोजित होने वाला है महिला कबड्डी विश्व कप 2025, ठीक है। तो यह बिहार में दूसरी बार आयोजित होगा और इस बार राजगीर में आयोजित किया जाएगा। कुल 14 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। बिहार में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? तो यह त्यौहार मनाया जाता है यहूदी समुदाय के द्वारा। यहूदियों के लिए एकमात्र देश कौन सा है? इजराइल है, ठीक है। इजराइल है और इस फेस्टिवल को शुरू किया गया है 25 दिसंबर से लेकर यह 8 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। हनुक्का त्यौहार को यह प्रकाश का त्यौहार है, ये इसी नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं पारसी समुदाय का नया वर्ष कौन सा है? तो यह जो पारसी धर्म का नया वर्ष होता है उसे नवरोज कहते हैं। हाल ही में मैया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मालदोवा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अभी जो है मालदोवा ने दिल्ली में अपना जो है दूतावास खोला है, ये आपको याद रखना है। और 4 साल के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया है, 1 सेकंड, हाँ ठीक है। हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं? तो मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, जिनमें से ये 3 बड़े पद आपको याद रखना है। बात करते हैं श्री मनमोहन सिंह जी की। 92 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। इन्होंने नए आर्थिक सुधार किए हैं, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण लागू किया गया था देश में 1991 में, ठीक है। ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री थे इस टाइम पे जब ये आर्थिक नए सुधार लाए थे मनमोहन सिंह जी।
तो उस टाइम पे अगर पूछे कि 1991 में हमारे देश के पीएम कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ये 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री भी थे। और इन्होंने 123 एग्रीमेंट जो कि इंडिया और यूएसए के साथ किया गया था परमाणु ईंधन पर, ये भी किसने किया था, तो मनमोहन सिंह जी ने किया था। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। इसके साथ साथ बात करते हैं, ये आरबीआई के गवर्नर भी थे। इन्हें जो है 1987 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है 2025 में एक नाम आपको याद रख लेना है, इन्हें भारत रत्न मिलने वाला है। ठीक है, तो 2025 में एक नाम आपको याद करके रख लेना है। चेंजिंग इंडिया इन्हीं की बुक है, मनमोहन सिंह जी की। ठीक है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज़ कहाँ होगा, तो इसका आगाज़ यानी कि शुरुआत कहाँ से होगा, तो इसका शुरुआत होगा बिहार से। कहाँ से, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत होगी उड़ीसा से। ठीक है, कहाँ से, उड़ीसा से होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, राउरकेला उड़ीसा से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन ये खेला जाएगा 2 राज्यों में, कहाँ कहाँ पर, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा, यानी राउरकेला और रांची में यह खेला जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 8 टीमें पुरुष की भाग लेने वाली हैं और 4 टीमें महिला की भाग लेने वाली हैं। बात करते हैं किस स्टेडियम से इसकी शुरुआत करी जाएगी, तो भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम से करी जाएगी, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा भारत में स्टेडियम है और कहाँ पे है, राउरकेला उड़ीसा में है। बात करते हैं कि हॉकी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, हरमनप्रीत सिंह बिके हैं 78 लाख रुपए में, और महिला में उदित दुहान जी बिकी हैं जो कि 32 लाख रुपए में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, WHO की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार किसने मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 97% की कमी करी है, तो ऐसा किसने करा है, भारत ने। भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे भारत में प्रति वर्ष 8 लाख लोग जो है मलेरिया से मर जाते थे। ठीक है, लेकिन यह संख्या इतनी घट गई है कि अब जो है 2023 में भारत में मलेरिया से सिर्फ 83 मौतें हो रही हैं प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसके अनुसार, तो यह WHO की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है। बात करी गई है कि लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी यहाँ पे कोई भी मलेरिया से मौत नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा मलेरिया मुक्त भारत कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में OAG की वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्ततम घरेलू उड़ान मार्ग सूची में मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग को कौन सा स्थान मिला है, तो 8वां स्थान मिला है। मतलब कि घरेलू स्तर पर किस प्रकार की फ़्लाइट की रैंक कितनी है, जैसे कि मुंबई से दिल्ली ये जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग है, तो इसका विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में इसका स्थान है 8वां। वहीं पूछे कि घरेलू स्तर पर सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई मार्ग कौन सा है, तो जेजू और सियोल शहर के बीच चलने वाली हवाई मार्ग है। और यह जो है हवाई मार्ग अगर पूछे कि ये दोनों शहर किस देश में है, तो साउथ कोरिया में है। ठीक है, साउथ कोरिया में, तो पहला स्थान साउथ कोरिया को प्राप्त है और 8वां स्थान हमारे भारत को प्राप्त है। किस हवाई अड्डे को, तो मुंबई और दिल्ली से कनेक्ट करने वाले मार्ग को 8वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं, हाल ही में पहले स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है, यानी कि नीलगिरी का संबंध किस प्रोजेक्ट के तहत इसको तैयार किया गया था, तो प्रोजेक्ट 70A के तहत। आपको 2 प्रोजेक्ट याद रखना है, एक तो प्रोजेक्ट 70A याद रखना है और प्रोजेक्ट 15A याद रखना है। ठीक है, इन दोनों प्रोजेक्ट के तहत जो जहाज़ें निर्माण करी जा रही थी, कहाँ पर करी जा रही थी, तो मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण करी जा रही थी। तो दोनों प्रोजेक्ट के तहत एक ही जगह पर जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा था। अभी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत एक युद्धपोत का निर्माण किया गया है जिसका नाम है नीलगिरी। ठीक है, और यह जो है भारत का पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत है, इसको भी हाल ही में नौसेना में शामिल कर दिया गया है। स्टील्थ का मतलब होता है रडार की पकड़ में ना आना और फ्रिगेट का मतलब होता है छोटा। यह छोटा होगा और यह रडार में पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यह प्रोजेक्ट 17 के तहत नीलगिरी को तैयार किया गया है, ये आपको याद रखना है। और जो ये प्रोजेक्ट 15A है, इसके तहत जो है 4 गाइडेड मिसाइल का निर्माण किया गया है, जो कि जब मैं क्लास ले रहा था, मतलब रेगुलर वाली, तो उसमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा है। इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। ये चौथे क्रम का यहाँ पे लास्ट तैयार किया गया है जिसका नाम है INS सूरत। ठीक है, और यह क्या है, तो गाइडेड मिसाइल जहाज है। हाल में पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लागू करा है, तो यह उत्तराखंड ने लागू किया है।
वाइन टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। और यहाँ पे जो है उत्तराखंड के एक शहर में जिसका नाम है कोटद्वार, यहाँ पे वाइन पहली बार वाइन उत्पादन इकाई स्थापित किया गया है। ठीक है, तो कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई स्थापित करी गई है। और यहाँ पर अगर कोटद्वार में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप चख सकते हैं, मतलब उसको जो है क्या स्वाद ले सकते हैं, वाइन कैसी होती है, विभिन्न प्रकार की वाइनों को टेस्ट कर सकते हैं, इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसी है इसको जान सकते हैं। ये सभी जो है कैसे बनता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, किस प्रकार की कौन सी वाइन है, तो ये सभी प्रकार की जो है वाइन टूरिज्म पॉलिसी कौन लेकर आ गया है? उत्तराखंड लेकर आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य पूछे कौन है? तो ये भी उत्तराखंड ही है। हाल में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को मनाया गया है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनके जो साहबजादे थे, यानी इनके जो बेटे थे, दो बेटे थे, एक का नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। इन दोनों को जो है इस्लाम धर्म कबूलने के लिए ऐसा जो है प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इनके गुरु गोविंद सिंह के जो ये दोनों बेटे थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। इसलिए इन्हें 26 दिसंबर 1705 को इन्हें जो है जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ठीक है, तो इन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पहली बार ये मनाने की घोषणा करी गई थी 26 दिसंबर 2022 को। हाल ही में दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता M.T. वासुदेवन नायर का संबंध किससे था? तो ये किस राज्य से संबंधित थे? केरल से संबंधित थे। इसकी अगर व्याख्या देखें तो M.T. वासुदेवन नायर, इनका भी हाल ही में निधन हो जाता है और ये मलयालम लेखक थे। इन्हें 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2005 में पद्म विभूषण और केरल ज्योति सम्मान इन्हें 2022 में मिला था। और इनकी फेमस जो उपन्यास है उसका नाम है नाल्लू केटू। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कजाकिस्तान में हुआ, कतर में हुआ है। कहाँ पर? कतर में। एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कतर दोहा में हुआ है, ये आपको याद रखना है, जिसमें भारत ने 7 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 पदक, मतलब 10 ब्रोंज मेडल जीते हैं। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा करी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को करी है। इसकी व्याख्या देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और ये भारत में प्रवेश करती है नामचा बर्मा पर्वत से। ये भारत में प्रवेश करती है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश से जैसे असम में इंटर करती है, वैसे जो है जो ये सांगपो नदी है, यानी कि जो आगे बढ़ के आती है, इसका नाम यहीं पे जो है ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है। इसी के नाम से यह पूरे विश्व में विख्यात है। ठीक है, जब ये पहुंच जाती है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर? बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और जमुना नाम से जानी जाती है और ये आगे चलकर BOB यानी बे ऑफ बंगाल में अपना जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसी पे सांगपो पे या फिर कहें ब्रह्मपुत्र पे विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने वाला है कौन? चीन इसकी घोषणा कर चुका है। ठीक है, और वहीं अगर पूछे कि वर्तमान में मतलब इस टाइम पे सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यह चीन ने बनाया है, जिसका नाम है 3 जॉर्ज डैम। तो यह किस नदी पर बनाया है? यांगटीसी नदी पर बनाया है और यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यांगटीसी नदी, और इस पर वर्तमान में सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम है 3 जॉर्ज डैम। लेकिन अब जो इसकी घोषणा कर दी है कि इससे भी बड़ा बनने वाला है, और किस नदी पर बनेगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। हाल ही में किस देश के क्वींस और कावेंट्री विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो यह दोनों विश्वविद्यालय क्वींस और कावेंट कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें, ब्रिटेन की 2 यूनिवर्सिटी हैं, क्वींस और कावेंट्री। ये दोनों अपना परिसर कहाँ खोलने वाली हैं? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गिफ्ट सिटी में। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला देश है। पूछे कि परिसर स्थापित करने वाला पहला देश अगर पूछे कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने परिसर खोला था? तो डिकॉन यूनिवर्सिटी ने। तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत में शुरुआत करी थी परिसर खोलने की। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी 100 वर्ष पूरा हो गया है, इसके लिए शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेलगांव जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में ही शुरू किया गया। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने करा था? तो
A.O. ह्यूम ने करा था और पहली अध्यक्षता करी गई थी 1885 में मुंबई में। और किसने करा था? तो W.C. बनर्जी ने करा था। एक ही बार जो है महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी 1924 में, जिसका नाम पड़ गया था बेलगाम की अध्यक्षता। किसने करा था? तो महात्मा गांधी जी ने। और कब करा था? तो 26-27 दिसंबर को करा था। कब? 1924 में। ठीक है, तो 2024 आ गया है, तो 100 वर्ष पूरा हो गया है। और इसके लिए शताब्दी वर्ष का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। हाल ही में जेम्स जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने करा है? तो एनवीडिया ने करा है। जेनसेट ओरिन क्या है? तो यह एक नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर है। इसको लॉन्च एनवीडिया ने करा है। और इसका आकार अगर पूछे कितना बड़ा है, तो यह हथेली के आकार का है। और इसकी कीमत कितनी है? $249 है। हाल ही में RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यानी कि अब RBI की जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें AI का प्रयोग होने वाला है। और इसी को जो है अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए AI के रूप में एक रूपरेखा की अध्यक्षता करी गई है, मतलब अध्यक्षता करी गई है। और इस अध्यक्षता के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। और इस 8 सदस्यीय पैनल के जो 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष अगर पूछे किसको बनाया गया है, तो डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य जी को बनाया गया है। जितनी मैं जल्दी करता हूँ उतना जो है लेट होने लगता है। ठीक है, तो RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा तैयार करी है, जिसके लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं IIT बॉम्बे के जो प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य जी को बनाया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान कितना प्रतिशत रहा है? तो 65.78% रहा है। 18वें क्रम की जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, यह कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। भारत में कुल कितने वोटर थे? तो कुल वोटर हैं 97,91,51,847 हैं। लेकिन वोट कितना डालने गए थे? तो वोट डालने गए थे मात्र 64.6% जो है लोग, करोड़ लोग जो है सिर्फ वोट डालने गए थे। बाकी के लोग जो है कहाँ रहे? सो रहे थे। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि 2019 की तुलना में इसमें 7% की वृद्धि हुई है। कब? 2024 में। ठीक है, तो 2024 में वोट ज़्यादा पड़े हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कि पुरुषों की संख्या प्रतिशत जो है कम रही है वोट डालने की, क्योंकि पुरुष मैंने बताया सो गए थे और महिलाएं जाग रही थी, तो वोट डालने गई थी। क्योंकि महिलाएं घर में खाना बना के पक गई थी, तो इस वजह से सोची कि किसी बहाने से घूमने को मिलेगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा वोट डालने चली गई। ठीक है, तो पुरुष कितना डाले थे? तो 65.55%, महिला 65.78% डाल दी थी। ठीक है, और वहीं पूछे कि सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट कहाँ डाला है, तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा है धुबरी असम में। ठीक है, कितना प्रतिशत? तो 92%। सबसे कम महिलाओं का प्रतिशत कहाँ रहा है? तो श्रीनगर में सिर्फ 38% महिलाओं ने यहाँ पे वोट डाला है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। 2019 में और 2024 में इन दोनों लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या जो है वोट डालने में ज़्यादा रही है पुरुषों की अपेक्षा। हाल ही में पहला प्लेजिक व्यक्तियों के लिए वॉन ऑक सूट F1 रोबोट किसने विकसित करा है? तो यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो है अब वो चलने फिरने में समर्थ हो जाएंगे। तो ऐसा कोड किसने निर्माण किया है? दक्षिण कोरिया ने ऐसा किया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति के चलने में सक्षम है और इसका वजन कितना है? 50 kg का है। और ऐसे व्यक्ति जो पैराप्लेजिक है, यानी कि जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए यह कोड बनाया गया है, जिसका नाम है वॉक ऑन सूट F1। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल और यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 27 दिसंबर को। आप सभी को पता है कि कोविड-19 सबसे भयंकर महामारी रही है अब तक के हम लोगों की याद में। तो इससे इसी तरह से कोई और खतरा ना हो, उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाने लगा। कब से? तो 27 दिसंबर से। पहली बार इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 2020 में करी गई थी। बाकी के ये दिवस आप याद रख लेंगे। हाल ही में याना, ठीक है, हाल ही में याना नामक 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ की खोज कहाँ पे हुई है? तो यह रूस में खोजा गया है। इसकी व्याख्या देखें तो याना नाम का एक शिशु मैमथ था। ठीक है, शिशु मैमथ था जिसकी खोज हुई है 50 साल। यह जो है 50,000 साल पुराना जीवाश्म है और इस जीवाश्म की खोज रूस के याना नदी बेसिन के पास करी गई है, इसलिए इसका नाम याना रख दिया गया है। ठीक है,
जो ये शिशु मैमथ है यह जो है क्या है, यह एक हाथियों की प्रजाति है जो लुप्त हो गई है। बहुत छोटे प्रकार की हाथियाँ होती हैं जो कि लुप्त हो गई हैं और उसका जीवाश्म जो है आज मिला है, यानी 50,000 साल बाद जो है इसका जीवाश्म याना नदी बेसिन में मिला है, जो कि रूस के अंतर्गत यह बेसिन आता है। और ये जो हाथी होती थी, मैमथ होता था, इसका उम्र मात्र 1 वर्ष होता था। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 मिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो इसमें सही स्थान हो जाएगा भारत का। शीर्ष प्रेषक का मतलब आप देखते हैं, शीर्ष प्रेषण, ठीक है। तो प्रेषण का मतलब होता है रेमिटांस। जैसे कि हमारे देश से बहुत से भारतीय हैं जो विभिन्न देशों में काम करने गए हैं और अपने परिवार के लिए वहाँ से पैसे भेजते हैं। तो बहुत सारे भारतीय गए हैं, तो जो भी पैसा जो है, मान लीजिए भारत है, बहुत से जो भी पैसा भारत से विदेशों से भारत में आता है, उन्हीं पैसों को क्या कहा जाता है? रेमिटांस कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेमिटांस प्राप्त करने वाला यानी विदेशों से धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है, जिसमें भारत पहले नंबर पर है। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें भारत प्रतिवर्ष कितना रुपया प्राप्त करता है? तो 129 मिलियन डॉलर रुपए प्रतिवर्ष भारत प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पर चीन है। लेकिन रेमिटांस से किस देश की सबसे ज़्यादा जीडीपी चल रही है? तो इस मामले में 45% तक जीडीपी चलती है रेमिटांस से। किसकी? तजाकिस्तान से, तजाकिस्तान की, ठीक है। तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा रेमिटांस किस देश का है? तो तजाकिस्तान का है, यानी कि सबसे ज़्यादा 45% जो है जीडीपी इसकी तजाकिस्तान की किससे चल रही है? रेमिटांस से, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा सारा प्रश्न समाप्त हो गया 45 मिनट में। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास अच्छा लगे, पता है ये क्लास अगर कोई पूरी व्याख्या के साथ कराना चाहेगा तो 60 क्वेश्चन है पूरी व्याख्या के साथ, कम से कम 2 से ढाई घंटे लेगा, ठीक है। मैं इसमें जो है और जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी पता है अटकने लगता है मेरा जुबान, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता, नहीं तो ये 40 मिनट में समाप्त हो जाता, ठीक है। तो अपना ध्यान रखते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।